बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 भूगोल के चैप्टर 3 के थर्ड लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के सबसे लास्ट में जो हम 4 इम्पॉर्टेंट बातें बताएंगे वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो न सिर्फ क्लास 9 के बच्चे, 10 के बच्चे, बल्कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से लोग लगे हुए हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, फ़ायदेमंद है। चलते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 9 भूगोल चैप्टर 3 अपवाह। हमने पिछले क्लास में हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के तीसरे ग्रुप के तरफ, और वो तीसरा ग्रुप है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखना जरूरी है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों को ब्रॉडली 3 ग्रुप में बांटा जाता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग चलते हैं तीसरे और लास्ट यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अंडरलाइन करके हमने लिखा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के पास से निकलती है। जी हाँ, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के पास से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक, लेकिन इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित है। जहाँ याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, लेकिन इसका अधिकांश मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। जहाँ याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नामचा बाड़वा, जी हाँ, नामचा बाड़वा शिखर जो कि 1757 मीटर है, नामचा बाड़वा शिखर जो 1757 मीटर ऊंचा है के निकट पहुंचकर यह अंग्रेज के यू आकार अक्षर की भांति मोर बनाकर, जहाँ याद रखना है, नामचा बरुआ शिखर के निकट पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के द्वारा प्रवेश कर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नामचा बरुआ शिखर के निकट पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के द्वारा प्रवेश कर। चलते हैं आगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ इसे दिहांग के नाम से पुकारा जाता है। जहाँ याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से पुकारा जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनवा एवं अन्य सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से पुकारा जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनवा एवं अन्य सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तिब्बत एक शुष्क तथा शीत
क्षेत्र है। तिब्बत एक शीत तथा शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तिब्बत एक शीत तथा शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल तथा सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र कई धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है। असम में ब्रह्मपुत्र कई धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है तथा बहुत से नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत हानि पहुंचाती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत हानि पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों से अलग ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों से अलग ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप नदी की सतह बढ़ जाती है तथा यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है तथा यह बार बार अपने धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है। नीचे हमने बॉक्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रखा है, जिसको एकदम अच्छे तरीके से सारे व्यूअर्स याद रखें। हमने लिखा है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मेरे सारे व्यूअर्स इस बात को याद रखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। चलते हैं आगे और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बाद अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के तरफ। हमने बोला जो भारत में नदी श्रृंखला को दो ग्रुप में बांटा जाता है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें हमने तीन नदी तंत्र के बारे में डिस्कस किया, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार के तरफ, और वो दूसरा प्रकार है हमारा प्रायद्वीपीय नदी। अंडरलाइन करके हमने लिखा है प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के नज़दीक उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिमी तट के नज़दीक उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा बंगाल की खाड़ी में होती है। प्रायद्वीपीय भाग की प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है तथा बांग्लादेश की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली
कई छोटी धाराएं हैं। नर्मदा तथा ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार रदनतमुख। नर्मदा तथा ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है तथा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपेक्षाकृत छोटी। चलते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में पहली नदी के बारे में, और वो पहला है हमारा नर्मदा द्रोणी। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा तट। नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के समीप। जहाँ याद रखना है, नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के समीप। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी अनेक दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के समीप संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। जबलपुर के समीप संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है एवं यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रताप का निर्माण होता है। वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकांश समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है। इनमें से अधिकांश समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में फैली। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में फैली। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, जो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बरसात करेंगे, जिसको ध्यान से समझना। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवे नर्मदे, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना शुरू की गई। इवन हमने केबीसी में भी देखा है, जो अमिताभ बच्चन जी ने ये क्वेश्चन पूछा है, जो नमामि देवी नर्मदे किस नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया योजना है। क्या आंसर देना है? नर्मदा। चलते हैं नर्मदा द्रोणी के बाद दूसरे द्रोणी के तरफ, और वो दूसरा है हमारा तापी द्रोणी। अंडरलाइन करके हमने लिखा है, तापी का उद्गम बैतूल जिले यानी कि मध्य प्रदेश में सतपुरा की श्रृंखलाओं में। तापी का उद्गम बैतूल जिले यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सतपुरा की श्रृंखलाओं में। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, परंतु इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी द्रोणी मतलब तापी नदी की द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के मध्य का तटीय मैदान, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के मध्य का तटीय मैदान अत्यधिक संकीर्ण है। अतः तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां
साबरमती, माही, भारत, पूजा तथा पेरियार। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां साबरमती, माही, भारत, पूजा तथा पेरियार। चलते हैं तीसरे नदी दोनी के तरफ, जो कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं, और वो तीसरी दोनी है हमारे गोदावरी। तो अंडरलाइन करके हमने लिखा है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलने वाली गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलने वाली गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। क्या याद रखना है, जो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? क्या बोलेंगे? गोदावरी। जो कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में स्थित। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में 50% भाग और रेस्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं आगे, अब डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं गोदावरी द्रोणी के बारे में। गोदावरी में कई सहायक नदियां समाहित होती हैं, जैसे पूर्वा, वर्धा, प्राणहिता, गांजरा, बेनगंगा और पेन। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी, मतलब गांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा, यही अंतिम 3 सहायक नदियां हैं जो बहुत बड़े आकार तथा विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा की संज्ञा दी जाती है। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण इसे, यानी कि लास्ट की 3 सहायक नदियों को, गांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा को दक्षिण गंगा की संज्ञा भी दी जाती है। चलते हैं चौथी प्रायद्वीपीय नदी के बारे में, और वो चौथी प्रायद्वीपीय नदी द्रोणी है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और यह उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और यह उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो नेक्स्ट है हमारी कृष्णा द्रोणी। नेक्स्ट क्या है हमारा? कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबालेश्वर के समीप एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में विलीन। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबालेश्वर के समीप एक स्रोत से निकलकर लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित।
इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रायद्वीपीय नदी के बारे में, और वो नेक्स्ट है हमारी कावेरी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलकर कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलकर तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलकर तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एवं कावेरी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है। अब चलते हैं आज के हॉट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके बॉक्स के अंदर लिखा है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम, इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रताप द्वारा उत्पादित इस प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% 71% भाग जल से ढका है, परंतु इसका 97% जल लवणीय है, यानी कि नमकीन। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, परंतु इसका 97% जल लवणीय यानी कि नमकीन है। इसका मतलब है जो मात्र 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, मात्र 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में यानी कि बर्फ के रूप में। मात्र 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी यानी कि बर्फ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।